गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका जो चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिनका जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो चुका है। आज आइए आज के क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन जो है करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा, यानी कि चैपलिन के बारे में हम 50 साल तक बहुत कुछ कह सकते हैं। देखिए, लेखक ने चार्ली के विषय में कहा है कि उस पर अगले 50 वर्षों तक कुछ कहा जाएगा। उसके वजह 3 वजह हैं। क्या है 3 वजह? देखिए, अभी जो चार्ली है कुछ ऐसी रीलें मिली हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ कोई भी नहीं जानता। कुछ ऐसी रीलें मिली हैं पिक्चरों की जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। अतः अभी रीलों पर भी कहीं ना कहीं क्या होगी, चर्चा होगी। चार्ली ने भारतीय जनजीवन पर काफी प्रभाव छोड़ा है और उसका अभी ठीक से मूल्यांकन पूरी तरह से नहीं हुआ है। चार्ली की फिल्मों का प्रभाव अभी भी आने वाले 50 सालों तक शेष रहेगा। उसकी जो लोकप्रियता है और उसकी जो चर्चा है वो अभी भी कहीं ना कहीं क्या है, जीवित है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया है बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा है। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इस मत से सहमत हैं? देखिए, लोकतंत्र बनाने का बच्चों अर्थ होता है कि सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना, सामान्य लोगों की जो अनुभूति है उसको किसी भी प्रकार से प्रकट करना या किसी विशेष वर्ग या विशेष प्रवर्ण का प्रतिनिधित्व करना। एक समय था जब कवि और कलाकार राजाओं तथा सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कहीं ना कहीं कला दिखाते थे, अपनी कला का जो है वो प्रदर्शन करते थे। लोकतांत्रिक कला सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती है। चार्ली ने ऐसा ही किया है। उन्होंने आम लोगों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई। दर्शकों को और वर्ण को, और साथ में वर्ण को होते हैं ऐसे कई कवि दरबारिया भी होते थे जो राजाओं के लिए कुछ लिखा करते थे, प्रस्तुत करते थे। कुछ सुशिक्षित लोगों के लिए कला प्रदर्शित करते हैं। कुछ कलाकार किसी पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करने के लिए भी फिल्में बनाते हैं। परंतु कुछ फिल्मकार वर्ग या जो वर्ण है इसके जकड़न से परे आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए फिल्में बनाते हैं। चार्ली चैपलिन भी ऐसे ही फिल्मकार थे जिन्होंने उनकी फिल्में अब अन्य देशों में भी क्या हो गई हैं, पूरी तरह से लोकप्रिय हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों कहा है? देखिए, लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई जो आवारा है नामक फिल्म को चार्ली का कहीं ना कहीं भारतीयकरण कहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चार्ली की झलक दिखाई देती है। राज कपूर ने आवारा तथा श्री 420 में नायकों को अपने पर ही हंसाया, यानी कि जो नायक था, हीरो, तो वो स्वयं पर ही क्या करता है, अपने पर हंसता है। उसके बाद भारतीय फिल्मों में ये परंपरा चल सी बनी थी। दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी चार्ली का अनुकरण करके स्वयं पर हंसने की परंपरा को आगे उन्होंने बढ़ाया है। गांधी जी भी कभी कभार चार्ली पर अपनी तरह हंसते थे। लेखक ने लिखा भी है कि महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। नेहरू और गांधी चार्ली चैपलिन के साथ रहकर बहुत खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, कारण वे स्वयं पर हंसने की इस कला पर बहुत ही मुग्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे ही उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? देखिए, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में यही श्रेष्ठकर माना है कि किसी भी कलाकृति में केवल एक ही रस नहीं होता बल्कि बहुत सारे रस होते हैं, अर्थात एक से अधिक रस होते हैं। किसी में साथ साथ 2 रस भी होते हैं। इसमें कलाकृति समृद्ध और रुचिकर बनती है। भारतीय रसाशास्त्र में भी वीर और श्रृंगार और हास्य, वीर और रौद्र, वीर और करुण, श्रृंगार और करुण रस साथ साथ चलते हैं। परंतु हमारे यहाँ करुण और हास्य रस का कोई भी मेल नहीं माना गया है। यहाँ करुण दृश्य पर हास्य को स्वीकार कभी भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार हास्य रस में करुण रस का निषेध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया?
देखिए चार्ली जो था बच्चों, बचपन से ही बहुत ही संघर्षों से उसे गुजरना पड़ा था। उन्हें पिता के बिना परित्याग माँ के संग बहुत गरीबी जीना पड़ी, अर्थात उसके पिता ने उसकी माँ को त्याग दिया था और वो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ जो है वो थोड़ी सी पागल सी हो गई थी और उस पागल माँ को वो संभालता था। उन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों, सामंतों, औद्योगिकों, घरानों ने बहुत दुत्कारा और अपमानित किया था। उपयुक्त सभी संघर्षों और दुखों को देखते हुए चार्ली का जो व्यक्तित्व है बहुत ही संपन्न हो गया था। चार्ली ने बड़े बड़े श्रीमानों, शासकों तथा उच्च पद अधिकारियों की सच्चाई को बड़ी करीबी से देखा है, तभी वे अपनी फिल्मों में उनकी गरिमामयी दशा दिखाकर उन पर लात मार सकें और हंसी का पात्र बन सके, ऐसा दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता है? इसकी क्या वजह है? देखिए, भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र रस को महत्व देता है, किंतु करुणा व हास्य जैसे विपरीत रस वहां एक साथ नहीं आते हैं। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा एवं हास्य का सामंजस्य मिलता है। ये स्थिति रस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। दूसरे में दुख व हंसना या हंसी के करुणा देखना भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। अतः चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा व हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारतीय परंपरा में करुण रस के साथ हास्य रस कभी भी शामिल नहीं हो सकता है। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? देखिए, चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह अपने ऊपर गर्व महसूस करता है